गुड मॉर्निंग। संजीवनी सिविल सेवा आपके लक्ष्य की प्राप्ति में आपका साधन बनना चाहती है, विशेष करके हिंदी माध्यम के छात्र जिनकी संख्या लगातार कम हो रही है, क्योंकि हिंदी माध्यम के समक्ष कहीं ना कहीं गुणवत्ता परक सामग्री का अभाव है, विशेष करके इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी इकोनॉमिक्स में जो प्रारंभिक परीक्षा में उसे क्या कर देता है, बाहर कर देता है। तो संजीवनी सिविल सेवा आपके लक्ष्य प्राप्ति में आपका साधन बनना है, और उस साधन के लिए हम संजीवनी सिविल सेवा 3 मॉड्यूल पर काम करेगी। तो पहला मॉड्यूल होगा स्टैटिक टॉपिक। स्टैटिक मतलब कि जो नॉलेज क्या है, पहले से विद्यमान है, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, वह एक स्टैटिक टॉपिक है, तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और परीक्षा में मांग क्या है उस अनुरूप तैयारी होनी चाहिए। आप क्या जानते हैं यह मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि परीक्षा के लिए आपको क्या जानना है। तो पहले मॉड्यूल में हमारा जो वीडियोस होगा वो स्टैटिक पोर्शन को लेकर के होगा, जो हम लोग थोड़े दिन में ही शुरुआत करने वाले हैं। दूसरा हमारा मॉड्यूल होगा करंट अफेयर्स को लेकर के। आपको पता है, जब तक आप समसामयिक मुद्दों को नहीं जानिएगा तब तक आप अपने ज्ञान में जीवंतता नहीं ला पा सकते हैं, क्योंकि समसामयिक ज्ञान आपके ज्ञान को यथार्थ से जोड़ता है और आपको पूर्वाग्रह से क्या कर सकता है, बाहर करता है। तो समसामयिक मुद्दे वर्तमान में बहुत सारे घटित होते हैं, तो कई बार हम कंफ्यूज रहते हैं कि यूपीएससी में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत करते हैं लेकिन वह ज्यादा पढ़ लेते हैं जिसकी जरूरत नहीं होती है, और उस पर कम ध्यान देते हैं जिसकी जरूरत होती है। और सिविल सेवा की परीक्षा में जब हम एग्जाम देते हैं तो उस समय जब परिणाम आते हैं तब हमें पता चलता है कि हमने गलतियां क्यों की। तो हमें करंट अफेयर्स का हमारा मेन मॉड्यूल जो होगा, यह मॉड्यूल आपको स्टैटिक पोर्शन से भी जोड़ेगा, जिसे कहते हैं टॉपिक, और वह इश्यूज से भी जोड़ेगा, मुद्दे से भी जोड़ेगा। तो टॉपिक और इश्यूज करंट अफेयर्स में क्या होते हैं, जब तक आपको इसकी जानकारी नहीं है तो सिविल सेवा की परीक्षा में आप करंट अफेयर्स से चीजों को चेंज नहीं कर सकते हैं। और तीसरा मॉड्यूल होगा हमारा क्वेश्चन पेपर, क्योंकि बिना क्वेश्चन पेपर के हमें यह आइडिया नहीं लगेगा कि सिविल सेवा की परीक्षा में क्या रिक्वायरमेंट है। तो क्वेश्चन पेपर के माध्यम से हम सिविल सेवा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में आए हुए पैटर्न पर चर्चा करेंगे, और उस क्वेश्चन आंसर से आपके टॉपिक को मजबूत किया जाएगा। तो सिविल सेवा की परीक्षा में संजीवनी लोक सेवा अपने पहले मॉड्यूल करंट अफेयर से क्या कर रहे हैं, हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए हमारा मेन उद्देश्य यह है कि समसामयिक जो मुद्दे होते हैं, करंट अफेयर्स हैं, उसके प्रति आपकी समझ बन सके, ताकि परीक्षा के लिए आप यह जान सके कि आपको क्या जरूरी है और क्या नहीं जरूरी है, और एक सरल भाषा में और सरल आपके पास कंटेंट उपलब्ध हो और एग्जाम में आप उसको परफॉर्म कर सके। तभी वास्तव में करंट अफेयर्स आपको एग्जाम में मार्क्स दिला सकता है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के लिए हमारा मॉड्यूल क्या होगा, तो डेली करंट अफेयर्स। और हमने हिंदी न्यूज़पेपर दैनिक जागरण को चुना है। हमने दैनिक जागरण को इसलिए चुना है क्योंकि आपको हिंदी में परीक्षा देनी है। अगर इंग्लिश में परीक्षा देनी होती तो आप इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़ते, तो हिंदी में जब परीक्षा देनी है तो हिंदी के शब्द आपके पास होने चाहिए और एक नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप एग्जाम में उसको क्या कर सके, प्रस्तुत कर सके। वर्तमान में ऑनलाइन में जितनी चीजें अवेलेबल है वो अंग्रेजी में अवेलेबल है और वो हिंदी में ट्रांसलेट होता है, जिससे हिंदी माध्यम के छात्र पॉइंट्स हो जानते हैं लेकिन भाषा स्तर पर भी लैग करते हैं। तो पेपर आपको यह प्रोवाइड करेगा कि कैसे हिंदी को सरल भाषा में लिखा जाए और कौन सा लाइन लिखा जाए जिससे हमें मार्क्स मिल सकते हैं। तो एक हमारा डेली न्यूज़पेपर आएगा, दूसरा हमारा वीकली आएगा, और वीकली में आपको टॉपिक और इश्यूज बताए जाएंगे। क्या बताएंगे, टॉपिक और इश्यूज कि टॉपिक और इश्यूज क्या हैं। और तीसरा है मंथली है, और मंथली आपको समराइज करके दे दिया जाएगा कि आप यह नोट्स को रखिए और इस महीना में जो घटना हुई है इसके लिए यह टॉपिक्स आपको क्या है, इंपॉर्टेंट हैं, इश्यूज इंपॉर्टेंट हैं, और एग्जाम में आप इसको क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो हम बार बार चर्चा कर रहे हैं टॉपिक और इश्यूज की। तो टॉपिक और मुद्दे, क्या मुद्दे, तो इसके डिफरेंस को जानना बहुत जरूरी है। जब हम बात कर रहे हैं टॉपिक की, टॉपिक का मतलब क्या है कि अब भारत और इजराइल या इजराइल फिलिस्तीन एक टॉपिक है जो पहले से चला जा रहा है, ये एक टॉपिक है। लेकिन वर्तमान में फिलिस्तीन और इजराइल के फिर से संघर्ष को देखने को मिला है, तो ये क्या हो गया, ये मुद्दा हो गया। तो टॉपिक्स पहले से विद्यमान था और यह मुद्दा हो गया वर्तमान में कि यह घटना फिर से क्या हो गई, शुरू हो गई। इजराइल गाजा पट्टी पर मिसाइल छोड़ रहा है और गाजा पट्टी से हमास इजराइल पर मिसाइल छोड़ रहे हैं, और यह घटना कहीं ना कहीं आपको युद्ध का रूप लेते जा रही है। तो यह मुद्दा हो गया, तो यह टॉपिक आपका क्या हो गया, फिर से उभर गया। तो आपको इजराइल फिलिस्तीन के माध्यम से इस मुद्दे से टॉपिक को जानना है कि सिविल सेवा में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रारंभिक परीक्षा में बात करेंगे, प्रीलिम्स से बात करेंगे, तो हमें यह जानना जरूरी है कि वह ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है, जो वो भौगोलिक जो मानचित्र है, इजराइल की लोकेशन, गाजा की लोकेशन, सीरिया की लोकेशन, भूमध्य सागर की लोकेशन, इजिप्ट की लोकेशन,
लोकेशन, उसके आसपास जो देश हैं वहां पर एक डेड सी है, वहां पर आपको एक तो ये सारे जो हैं वहां पर एक रेड सी है, स्वेज कनाल है जहां पर अभी ये फंसा था। तो ये जो ज्ञान है ये प्रारंभिक परीक्षा के ज्योग्राफिकल लोकेशन से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस कुछ शब्दावली वहां पर आती है, जैसे गोलन हाइट्स हो गया, गाजा पट्टी हो गया, हमास हो गया, तो इसके बारे में भी सवाल पूछने की संभावना रहती है। किसमें? प्रीलिम्स में। आपको मेंस में क्या जानना है? मेंस में यह जानना है कि भारत और इजराइल के संबंध वहां क्या हो रहा है। वह तो इंपॉर्टेंट उतना नहीं है जितना इंपॉर्टेंट भारत इजराइल के संबंध है, क्योंकि आपको पता है कि इजराइल के साथ भी हमारे हित हैं और फिलिस्तीन का समर्थन जब हम करते हैं वो मानवता के आधार पर करते हैं। तो इजराइल से जब हमारे हित हैं और फिलिस्तीन के साथ भी हम मानवता से जुड़ा रहना चाहते हैं, तो इस द्वंद्व की परिस्थिति में कैसे हम संतुलन साधे कि मध्य एशिया या पश्चिम एशिया के देश भी भारत से क्या हो, नाराज ना हो। तो मेंस के परिप्रेक्ष्य में इजराइल से हमारे संबंध के पॉइंट्स क्या हैं, फिलिस्तीन से क्या पॉइंट्स हैं, भारत का रुख क्या है, तो यह आपको जानना होगा। तब आप जाके एग्जाम में इसका क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं दैनिक जागरण के न्यूज़पेपर से। पहले हम चर्चा करेंगे एडिटोरियल पे, ठीक है। तो एडिटोरियल में देखते हैं कि आज हम किस एडिटोरियल पर चर्चा करेंगे। तो यह एडिटोरियल स्वास्थ्य क्षेत्र पे दिया गया। किस पे दिया गया? हेल्थ सेक्शन पे। तो हम देखेंगे कि भारत में स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, क्योंकि कोविड ने भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र की पोल खोलकर रख दी, और स्वास्थ्य और शिक्षा वह दो माध्यम है जिससे भारत की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। जो हम मजबूत और सशक्त भारत की संकल्पना करते हैं, बिना शिक्षा और स्वास्थ्य के हम मजबूत भारत नहीं बना सकते हैं। ये इजराइल और फिलिस्तीन के बीच वर्तमान संघर्ष के बारे में लिखा गया है। इस पर भी हम चर्चा थोड़ी बहुत करेंगे। यह आपको दिया गया है कि आपको पता है जैव विविधता जो प्रकृति में है उसमें कई सारे जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं। एक जीव है, छोटा सा जीव है मधुमक्खी, बीज, उसके इंपॉर्टेंस पर यहां बात की गई है। और 20 मई आज जो है विश्व मधुमक्खी दिवस है। तो ये आर्टिकल्स आपको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में बहुत मदद करेगा। ये किससे जुड़ा हुआ है? आईआर से जुड़ा हुआ पेपर 2। ये किससे जुड़ा हुआ? हेल्थ सेक्टर। पेपर 2 में आप देखिएगा शिक्षा और स्वास्थ्य लिखा गया है, और पेपर 1 में सोसाइटी से भी ये आपको जुड़ा हुआ है। तो ये आप देखिएगा हेल्थ वाला। और यहां पर छोटा सा आर्टिकल नदियों में जो शव डाला गया है उसके बारे में लिखा गया है। तो यह भी सेक्शन इन्वायरमेंट और दूसरा सेक्शन मानवता से जुड़ती है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि पेपर के माध्यम से आपको यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या आपके लिए ज़रूरी नहीं है, और कैसे वह टॉपिक आपके प्रीलिम्स और मेंस से जुड़ेगा और प्रश्न क्या बनते हैं। यह आपको जानकारी नहीं होगी तो सिविल सेवा में आप कभी भी सफल नहीं होइएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं कि आज की लाइन क्या कही गई है। क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो वहां कहा गया था क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है। आपको पता, वह नैतिक लाइन है। इसका प्रयोग आपको एथिक्स में करना है, इसका प्रयोग आपको केस स्टडीज में करना है, इसका प्रयोग आपको एसे में करना है, और इसका प्रयोग आप किसी भी प्रश्न में कर सकते हैं जब यहां पर सॉल्यूशन की बात की जाती है। तो आपको यह पॉजिटिव अप्रोच की ओर ले जाएगा, इसीलिए इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो बात की जाती है क्रोध से क्या होता है, भ्रम होता है कि आप क्या कहे और क्या नहीं कहे, और भ्रम से क्या होती है, बुद्धि व्यग्र होती है, और बुद्धि में संवेग जो होते हैं बहुत ज्यादा क्या होते हैं, हावी हो जाते हैं। और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। क्या नष्ट हो जाता है? तर्क नष्ट हो जाता है। आप लॉजिक आधारित बात नहीं करते हैं क्योंकि आप बहुत ज्यादा क्या है, गुस्सा में हैं। और जब तर्क नष्ट होता है तो व्यक्ति का पतन क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है, और व्यक्ति की बातें समाज में अस्वीकार की जाती है। और कहा भी गया है कि क्रोध और आंधी दोनों का तूफान एक जैसा, शांत होने के बाद ही पता चलता है कितना नुकसान हो चुका है। तो क्रोध और आंधी समान परिणाम लेकर के आते हैं। आपने क्रोध तो कर दिया, लेकिन जब परिणाम आता है तब पता चलता है कि आपको नुकसान कितना ज्यादा हुआ। और यदि आप क्रोध को वश में कर लेते हैं और उसके बाद काम करते हैं तो यह क्रिया नहीं है, प्रतिक्रिया है। और प्रतिक्रिया की अवस्था गुलामी की अवस्था है, क्योंकि आप अपने मन और बुद्धि के क्या हो चुके हैं, गुलाम हो चुके हैं। क्योंकि क्या खत्म हो चुका है, तर्क खत्म हो चुका है। इसलिए क्रोध से बाहर आइए और अपने जीवन को आनंद लीजिए, और यह लचीलापन ही आपको, आपके जीवन को आनंदमय बना सकता है। आइए आज ऊर्जा में आशावाद के बारे में दिया गया है। तो मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि आशा क्या है, उत्साह की जननी है। आशा में तेज है, बल है और जीवन है, और यह व्यक्ति को सकारात्मकता की ओर क्या करता, ले जाता है। आशा आपके मन को शांत रखती है और आपको प्रसन्न करती है, और आपके जीवन में आपको सफल होने में बहुत महत्वपूर्ण क्या करती है, योगदान देती है। आशा मनुष्य के लिए अमृत है, और यह जीवन के लिए क्या है, संजीवनी है। जैसे कोरोना के लिए संजीवनी क्या है, कोरोना दवा है, मेडिसिन है।
तो आशा क्या है? आशा संजीवनी है जो जीवन में आपको शक्ति प्रदान करती है और यह मनुष्य के लिए अमृतशाली है। जैसे कोरोना के टाइम में आशा भी एक संजीवनी है, उसके माध्यम से आप जीवन को क्या कर सकते हैं? दिशा प्रदान कर सकते हैं। अगर आपके अंदर निराशा आ गई तो आपके अंदर नकारात्मकता आ जाती है, और निराशा की जगह आपके अंदर आशा आ गई तो आपके अंदर सकारात्मकता आ जाती है। इसलिए अब एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते भी थे, मेरा विचार है कि छोटी उम्र में आप अधिक आशावादी होते हैं और आप में कल्पनाशीलता भी अधिक होती है, इत्यादि आप में पूर्वाग्रह भी कम होता है। मतलब क्या है कि बचपन में अब व्यक्ति आशावाद रहता है, वह कुछ भी कर जाएगा, तो उसके लिए वो कई सारी चीज़ों को गलत भी कर देता है और सही भी कर देता है, लेकिन वो कल्पनाशीलता होती है और नए नए चीज़ों को करने के प्रति उसका उत्साह क्या होता है? बढ़ता है, और आपके अंदर पूर्वाग्रह जैसी भावना कम हो जाती है। और वर्तमान में क्या है कि हम आशावादी नहीं हैं, तो पूर्वाग्रह ज़्यादा हुए हैं और हमारी कल्पनाशीलता क्या हुई? कमज़ोर हुई है। तो आज का इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जीवन के लिए जरूरी है मधुमक्खियां। आज विश्व मधुमक्खी दिवस है, 20 मई विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वर्ल्ड बीज डे 20 मई। तो आपको यह पता होना चाहिए कि क्यों यह मधुमक्खी मानव जीवन के लिए इतनी महत्वपूर्ण है, कि ऐसा कहा जाता है कि अगर मधुमक्खियां लुप्त हो गई तो मानव जीवन के अस्तित्व पे ही संकट आ जाएगा। तो आपको ये देखिए, ये छोटा सा जीव, जैसे वायरस भी क्या है? छोटा सा जीव है प्रकृति के द्वारा, जो मानव जीवन पे एक संकट को ले आया है। वहीं दूसरा जीव मधुमक्खी, जिसकी हम केयर नहीं करते हैं, और वह मानव के लिए कितना जरूरी है, इसको आप देखिए। तो दुनिया के खाद्य उत्पादन का लगभग 33% किस पर निर्भर है? मधुमक्खियों पर निर्भर है। और मधुमक्खी जैव विविधता के संरक्षण और प्रकृति के संतुलन और प्रदूषण को कम करने में भी क्या है? बहुत ज्यादा सहायक है। आपको पता है मधुमक्खियां शहद उत्पन्न करती है, जो मानव खाद्य का आहार भी है, और जिसमें कई सारे एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो मानव जीवन के लिए जरूरी है। जैव मधुमक्खियां पौधों के परागण में भी महत्वपूर्ण अदा करती है। विश्व की 30% फसलें परागण पर निर्भर है, और लगभग 90% पेड़ पौधे बढ़ने, फल और बीज उत्पन्न करने के लिए परागण का इस्तेमाल करते हैं। और मधुमक्खी कई पक्षी और कीटों के लिए भी भोजन प्रदान करती है, और पक्षियों की 24 प्रजातियां ऐसी है जो पूर्णतः मधुमक्खियों पर ही निर्भर है। साथ ही मधुमक्खियां कई जीवों के आवास के निर्माण में भी अपना योगदान देती है। इसलिए कहा जाता है कि अगर मधुमक्खियां गायब हो जाए तो न सिर्फ मानव जीवन पे, बल्कि कई जीवों के अस्तित्व पर भी क्या हो जाएगा? संकट हो जाएगा। तो प्रकृति ने मधुमक्खियों की बड़ी मात्रा में उपलब्धता करवाई, और साथ साथ ये परागन कण भी हैं। तो कई सारे जीव जंतु परागन करते हैं। आपको पता होना चाहिए प्री के लिए वो परागन एलिमेंट्स कौन कौन है। तो याद रखिएगा, कीट है, उसमें मधुमक्खी है, तितली है, और उसके साथ साथ बर्ड्स भी करते हैं, एनिमल भी परागन करता है, और हवा और जल के माध्यम से भी परागन होती है। ये प्री में पूछने की बहुत बड़ी संभावना रहती है। तो ये परागन कण है। तो वर्तमान में मानव की एक्टिविटी के द्वारा, मानव की क्रियाविधि के द्वारा प्रकृति का ये सुनहरा उपहार क्या हो गया? लुप्त प्राय होने के कगार पे है। आप देखिए कि आप भी अपने आसपास देखते होंगे कि आपको भी मधुमक्खी के छत्ते और तितलियां बहुत कम दिखाई देती है, जो बचपन में आप देखा करते थे। तो मनुष्य की एक्टिविटी ने पेड़ पौधों पर रासायनिक कीटनाशक छिड़कने से मधुमक्खियां खत्म हो गई। मनुष्य ने कई सारे फसलों और जंगलों को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया, जिससे मधुमक्खियां की कई प्रजाति क्या हो गई? समाप्त हो गई। तो यह चिंता का विषय है कि अगर मधुमक्खियां लुप्त हो गई, क्योंकि बिना मधुमक्खियों के हमारे जंगल बगीचे खत्म हो जाएंगे और खाद्य पदार्थ में काफी कमी आ जाएगी, जिससे मनुष्य का जीवन संकट में पड़ सकता है, और इससे मानव सभ्यता संकट में पड़ सकती है। तो समझदारी इसी में है कि मधुमक्खियों के बारे में सोचने की आवश्यकता है। तो एक आर्टिकल अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि यूपी और बिहार के बीच क्या हो गए? बहुत ज्यादा नदियों के किनारे शव देखने को मिले, गंगा नदी के किनारे। तो यह मामला क्या है कि यह सोचने का विषय है कि शव नदियों पर क्यों डाले जा रहे हैं। इससे पहले आपको यह जानना है कि भारतीय संस्कृति में संस्कारों का बहुत महत्व है, और विशेष करके हिंदू सनातन संस्कृति में हमारे जीवन में कहीं ना कहीं मुख्य रूप से 16 संस्कार जुड़े हुए हैं। जैसे जन्म के बाद आपके जीवन में कुछ संस्कार करवाए जाते हैं, जैसे मुंडन संस्कार होता है, उसके बाद आपके जीवन में विवाह संस्कार होता है, और मानव जीवन का अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार। और यह मानव को पवित्र भी करता है, अविनाशी करता है, अजय करता है, और मानव जीवन को एक निरंतर अवस्था में ले जाता है। लेकिन यह अंत्येष्टि संस्कार, आज वो परिस्थिति क्या रहे कि लोग शव को नदियों पर डाल रहे हैं या नदियों के किनारे दफना रहे हैं। तो इसके कारणों की अगर छानबीन करें तो पहला कारण प्रकृति में ही दिखता है। विकास के नाम पे हमने अवैज्ञानिक रूप से जंगलों को काट रहे हैं। अब असली जंगल तो समाप्त हो रहे हैं, परंतु कंक्रीट के जंगल का अंबार लग गया है, और अभी तक कटते जंगलों ने पर्यावरण और विकास के बीच जो द्वंद्व को
जन्म दिया है, लकड़ी की उपलब्धता कम हुई है। दूसरी तरफ लकड़ी की उपलब्धता कम हुई है और लकड़ी के दामों में भी क्या हो चुकी है, कई गुना वृद्धि हो चुकी है। और आपको पता है कि भारत में 30% आबादी गरीबी की दायरे में आती है, जो गांव में रहते हैं और इनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि मानव जीवन के वो अंतिम संस्कार कर सके, इसलिए वो शवों को क्या करते हैं, नदियों में फेंक देते हैं या नदियों के किनारे दफना देते हैं। एक और कारण है कि कई सारे भारत में लावारिस शव भी होते हैं जिसका कोई सगे संबंधी नहीं है और उसकी कोरोना के दौरान वर्तमान में अस्पताल में मौत आ जाती है, तो उसकी अंतिम संस्कारी का जिम्मेदार कौन ले? तो कई बार अस्पताल भी क्या करती है, इस तरह के शवों को ले जाकर के नदियों के किनारे दफन कर देती है। और एक कारण और है कि काला बाजारी, चाहे वर्तमान में एम्बुलेंस हो, अस्पतालों में बेड की हो, ऑक्सीजन की हो, जीवन रक्षक दवाओं की हो, यहां तक कि दाह संस्कार हेतु लकड़ियों की मांग में जब वृद्धि हुई तो इसकी भी कालाबाजारी बड़े स्तर पे हो गई। तो ये मुख्य कारण है कि भारत में शवों को दफनाने के नदियों के किनारे क्या कारण रहे। तो इस परिस्थिति में कोई कंधे पर शव ले जा रहा है, कोई साइकिल पर ले जा रहा है और कुछ लोग उसका अंतिम संस्कार ही नहीं करना चाहे। तो कालाबाजारी के बारे में यह कही गई है कि अगर किसी की मदद ना कर सके तो दान न दे सके तो कोई बात नहीं, परंतु कालाबाजारी तो न करे, किसी की बेबसी और लाचारी का फायदा तो ना उठाए, क्योंकि एक दिन सभी को इसी रास्ते पर जाना है। तो मनुष्य को यह सोचना होगा कि कालाबाजारी करके वह किसके साथ धोखा कर रहे हैं, एक्चुअल धोखा वह खुद के साथ कर रहे हैं। तो इस नीचे के आर्टिकल में आपको मां गंगा के बारे में बात की गई है, क्योंकि मां गंगा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है और भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड और भारतीय आध्यात्म का सार भी है मां गंगा। मां गंगा आस्था ही नहीं बल्कि आजीविका से भी जुड़ा हुआ है, यह जीवन का भी स्रोत है। और हमने वर्तमान में क्या कर दिया कि अगर इस तरह की काम करेंगे तो अगर सबको फेंकेंगे तो इससे पर्यावरण प्रदूषित होगा, जल जनित बीमारियां होगी और जल जीवन भी क्या होगा, प्रभावित होगा। तो इसके अलावा गंगा के और भी कई सारे क्या हैं, मुद्दे हैं। तो वो मुद्दे और भी, जैसे गंगा में प्रदूषण का मुद्दा है, गंगा में जैव विविधता का मुद्दा है, गंगा में आपको कई सारे नालियों के द्वारा पानी क्या बहा दिया जाता है, व्यापक स्तर पर लोग क्या करते हैं, गंदगी करते हैं, घाटों की सफाई का मुद्दा है, प्लास्टिक का मुद्दा है। तो कई सारे मुद्दे हैं, वो आप रिवर इश्यूज में पढ़ेंगे। तो यहां आप देखिए कि इस परिस्थिति से क्या क्या समस्या उत्पन्न हुई। तो इसमें बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिया गया है कि आज हमें पर्यावरण को भी सोचना होगा और विकास के हमें मॉडल को अपनाना होगा। तो हम शवों को लकड़ियों के स्थान पर उपलों से जलाने पर विशेष ध्यान दे। इससे गाय भी बचेगी, पर्यावरण भी बचेगा, पीढ़ियां भी बचेगी और पेड़ भी बचेंगे, और यही इसका समग्र समाधान है। यह फोटो मैं आपको दिखाना तो नहीं चाहता था, तो आप इस देख सकते हैं कि नदियों के किनारे किस तरह शव रखे गए हैं और इन शवों को जानवर क्या कर रहे हैं, नोच नोच के। वर्तमान में एक शब्द बहुत चर्चा में है, टूल किट। तो यह शब्द को आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इससे मेंस पर इसको सवाल बन सकते हैं, क्योंकि यह टूल किट कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पे मीडिया पे दुष्प्रचार फैलाने में क्या है, इंपॉर्टेंट अदा कर सकता है। एक्चुअल में यह शब्द आया औजार, टूल मतलब औजार होता है, औजारों का किट। जैसे आपको अगर कोई सामान ठीक कराना है, फ्रिज ठीक करानी है या बाइक ठीक कराना है या कोई गाड़ी ठीक करानी है, तो आप मैकेनिक के पास जाते हैं, उसको क्या, तो औजार उसके पास होते हैं और वह औजारों का प्रयोग करके, कई प्रकार के औजार होते हैं, और आपकी गाड़ी को ठीक करता है। तो टूल किट समाधान का रास्ता दिखाती थी। लेकिन वर्तमान में क्या है, सोशल मीडिया में कि ऐसे ऐसे टूल किट पहले बनने चालू हो गए हैं इंटरनेट पर, कि जहां पर पूरा ब्यौरा रहता है। जैसे सपोज कीजिए कि भारत में कोविड के बारे में दुष्प्रचार फैलाना है, तो कोविड का तो हमने टूल किट में वो सारे क्या कर दिए, टूल्स डाल दिए कि उसको उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कब कौन कौन से टूल्स का प्रयोग किया जाएगा, कब कब किया जाएगा, किस किस तिथि को दिया जाएगा। और यही किसान आंदोलन में विदेशों में भारत के प्रति दुष्प्रचार फैलाने में भी टूल किट का प्रयोग किया गया था। तो टूल किट जो सकारात्मक दिशा में प्रयोग करते थे और वही उसका प्रयोग अब नकारात्मक दिशा में देखने को मिला है। आप देखिए कि इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध जैसी स्थिति है। इजराइल यहूदी है और फिलिस्तीन क्या है, इस्लाम धर्म के। तो यहां पर धार्मिक लड़ाई भी है। तो इस मुद्दे के आधार पर एक टूलकिट बना लिया जाए कि भारत के मुसलमानों को हिंदुओं के प्रति क्या किया जाए, भड़काया जाए, क्योंकि यह मुद्दा भी क्या है, धार्मिक मुद्दा है। तो हमने क्या किया, तो लोग क्या करते हैं कि एक टूलकिट बनाते हैं कि उद्देश्य क्या है कि भारत के लोगों को हिंदू के खिलाफ भड़काना। तो उद्देश्य के लिए वो एक टूल किट बनाते हैं और टूल किट में सोशल मीडिया के कई सारे पोस्ट, कई सारे वीडियोस और कई सारी रणनीतियों के माध्यम से एक चीजों को इकट्ठा करते हैं और इसका प्रयोग भारत के विरोध करते हैं। तो ये शब्द आगे भी आएगा, तो इस पर चर्चा हम लोग एक अलग आर्टिकल से कर लेंगे। आइए हम अपने इंपॉर्टेंट आर्टिकल भारत इजराइल और इजराइल फिलिस्तीन युद्ध के बीच से जुड़ा हुआ है। यह अभी समस्या लगातार रहेगी, यह समस्या आगे समाप्त होने वाली नहीं है, इस पर निरंतर आर्टिकल आएंगे। तो इससे पहले आज के इस एडिटोरियल के माध्यम से कुछ बेसिक मुद्दों को हम समझे
तो सबसे पहले ज्योग्राफिकल लोकेशंस को देखिए इजराइल की, ठीक है। तो आप देखिए कि ये इसे मध्य पूर्व कहा जाता है, मिडिल ईस्ट कहा जाता है, और ये पश्चिम एशिया के और पश्चिम में भी है। ये आपको इधर यूरोप है, आपको पता है कि इधर आपको यूरोप है, इधर आपको पश्चिम एशिया है, इधर आपको क्या है, अफ्रीका है, बीच में ये एरिया, और बीच में एक चीज और क्या आपको दिखाई देती है यहां पर, स्वेज कनाल। तो ये इजराइल है, और ये वर्ड क्या है, गाजा, वेस्ट बैंक। तो पहले आपको जानना है कि ये इजराइल फिलिस्तीन युद्ध कैसे शुरू हुआ, ठीक है। तो आपको पता है कि 1947 की बात करें तो ये आपको क्या है, पूरा फिलिस्तीन था, और जो ये व्हाइट व्हाइट कलर के दिखा रहे हैं ये लोग क्या थे, यहूदी लोग थे। तो ग्रीन में कौन रहते थे, फिलिस्तीन के लोग रहते थे। आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यहूदियों को बड़ी स्तर पर क्या कहता, मारा गया था नाजियों के द्वारा, हिटलर की रणनीति। तो उन्होंने अपने देश की खोज चालू की, और इस देश को लेकर के उन्हें पता चला यरूशलेम उनका क्या है, एक धार्मिक केंद्र है, और बहुत सारे यहूदी क्या हो जाए, इस क्षेत्र फिलिस्तीन वाले क्षेत्र में बसना चालू हो गए। तो 1947 में आपको देखा गया है कि इजराइल अपना एरिया क्या कर लेता है, बढ़ा लेता है, और फिलिस्तीन का एरिया क्या होता है, छोटा होता जा रहा है। तो यहां पर धर्म के आधार पर संख्या किसकी बढ़ती जा रही है, यहूदियों की बढ़ती जा रही है। इसके बाद युद्ध होता है किसके बीच, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच, और इस युद्ध में किसकी जीत होगी, इजराइल की, क्योंकि अमेरिका का प्रत्यक्ष समर्थन उसको क्या था, प्राप्त था, क्योंकि अमेरिका आर्थिक महाशक्ति के साथ साथ सैन्य महाशक्ति भी था। 1949 से 67 के बीच इजराइल अपने एरिया को क्या करता है, बढ़ाते चलता है, तो जिससे इस्लाम धर्म के मानने वाले अन्य देश भी इजराइल के क्या होते, विरोध में खड़ा हो जाते हैं। और यह युद्ध 1967 तक आते आते इजराइल फिलिस्तीन से इजराइल अरब युद्ध में कन्वर्ट हो जाता है, और अरब के भी कई देश उस युद्ध में क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। और 1967 में 6 डे युद्ध होता है, और इजराइल आपको सीरिया से भी युद्ध करता है, इजराइल आपको जॉर्डन से भी युद्ध करता है, और इजराइल आपको मिस्र से युद्ध करता है, और कई सारी शक्तियों को हरा करके उस क्षेत्र पर अपनी शक्ति को स्थापित करता है। और 1967 के बाद इजराइल ने लगातार अपनी स्थिति को मजबूत किया है। और आज वर्तमान में अगर आप देखेंगे, फिलिस्तीन जो रहते हैं, जो पहले इजराइल के पूरे भूभाग पर रहते थे, वो आपको उसके पश्चिमी क्षेत्र जिसे गाजा पट्टी कहा जाता है, और कुछ आपको वेस्ट बैंक में रहते हैं जो जॉर्डन का हिस्सा है, लेकिन यहां भी बिखरा हुआ है। तो फिलिस्तीन इजराइल के पूर्व में भी है और इजराइल के पश्चिम में भी है। तो आप खुद सोचिए कि आपको अपने घर पे ही विस्थापित कर दिया जाए, आपके संसाधनों से विस्थापित कर दिया जाए, आपके साथ हिंसा की जाएगी, तो आपके अंदर गुस्सा नहीं आएगा। तो फिलिस्तीन वाले जो कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं सही है, तो ये गुस्से की प्रतिक्रिया है, और इजराइल ने ही उस गुस्से को क्या किया, भड़काया है। और यह प्रतिक्रिया 1967 से चली आ रही है, आगे भी चलेगी। इसका समाधान विश्व को ढूंढना होगा, नहीं तो यह भविष्य के लिए बहुत बड़े युद्ध की तस्वीर को खड़ा कर सकता है। कुछ शब्द और हैं जो आपको पता होना चाहिए, गोलन हाइट्स, वेस्ट बैंक, गाजा। आपको पता है 1967 के 6 डे युद्ध में गाजा को इजराइल ने जीता किससे, मिस्र से। वेस्ट बैंक को किससे जीता, जॉर्डन से। और गोलन हाइट्स को किससे जीता, सीरिया से। और इन तीनों को अपने भूभाग में मिला के इजराइल का आकार क्या कर दिया, बढ़ा कर दिया। इसी वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन क्या बिखरे हुए रूप में रहते हैं, और यहां पर एक जगह है जेरूसलम, और उस जेरूसलम में 3 धर्मावली क्या करते हैं, अपने अस्तित्व को जोड़ते हैं। ईसाई हैं, मुस्लिम हैं और यहूदी हैं। और उस जेरूसलम के पश्चिम पर किसका कब्जा है, इजराइल का। और पूर्व पर आपको कहीं ना कहीं फिलिस्तीन वासी भी रहते हैं। और यहां पर एक मस्जिद है जिस पर आपको इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र मस्जिद माना जाता है। तो वहां पर लोग, इस्लाम धर्म के लोग क्या करते हैं, अपने आस्था को व्यक्त करते हैं। और यहां पर एक दीवार है जहां पर यहूदी लोग अपने आप को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो जेरूसलम की भी अपनी एक कहानी है, तो इसको आप बाद में जानिएगा। तो कुछ शब्द आपको यहां पर जानने हैं। तो गाजा पट्टी की स्थिति को देखिए। गाजा पट्टी आपको भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। तो आपको बताइए कि इधर आपको इजिप्ट है, इधर आपको क्या है, इजराइल है, और इधर एक छोटा सा देश लेबनान है, ठीक है, ऊपर पे। तो आप बताइए कि यहां पर इजराइल है, यहां पर इजराइल है, और यहां पर क्या है, इजराइल है। और इस इजराइल चारों तरफ से इसको क्या कर रहा है, सैंडविच की स्थिति हो गई है। तो इजराइल क्या करता है, यहां पर दीवार बना के रखा है, और धीरे धीरे दीवार को यहां पर खिसकाता है और अपने एरिया को बढ़ाता है। और यह विश्व का सबसे जनघनत्व वाला देश है, सबसे विध्वंसक क्षेत्र है। तो वर्तमान में फिर से संघर्ष देखा गया है। वहां पर एक संगठन है हमास, कहां पर, गाजा पट्टी में, जो इजराइल पर क्या कर रहा है, मिसाइल को छोड़ रहा है। और इजराइल के पास एक आयरन डोम है जो इजराइल को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। और इजराइल भी इसकी प्रतिक्रिया में गाजा पर क्या कर रहा है, हमला कर रहा है। और इस हमले में कई लोग, कई बच्चे मारे गए, आम नागरिक मारे गए। इससे व्यापक स्तर पर क्षति देखने को मिल रही है। इजराइल यह इसलिए कर पा रहा है क्योंकि विकसित देशों को उसका समर्थन प्राप्त है।
तो ये आप तस्वीर के माध्यम से कुछ देखिए कि यह विध्वंस जो है किस प्रकार का दिखाई दे रहा है। हमने ऐसा मानव समाज नहीं चाहिए कि ऐसी विध्वंस की तस्वीरें दिखाई दे, लोग अपने अस्तित्व को ही ढूंढना चालू करें। फिलिस्तीन में दो संगठन काम करते हैं, यह भी याद रखिएगा। इस्लाम संगठन में एक है हमास, जिसे कई सारे देश क्या बोलते हैं, आतंकी संगठन। यह एक मिलिटेंट ग्रुप भी है, सरकार में भी हिस्सेदारी है और यह मांग करता है कि फिलिस्तीन जो 1947 से पहले था, हमें वही फिलिस्तीन चाहिए, हमें इजराइल के अस्तित्व को नष्ट करना है। तो हमास को कई सारे देश आतंकी गुट भी मानते हैं और हमास पर प्रतिबंध लगाने के भी प्रयास किए गए, लेकिन कई सारे देश हमास को आतंकी संगठन नहीं मानते हैं। वह कहते हैं कि हमास अपने अधिकारों को लेकर के क्या लड़ रहा है। और दूसरा संगठन है फतह है, यह भी नाम को याद होना चाहिए क्योंकि यह फतह लिबरल संगठन है और यह टू स्टेट थ्योरी पर अपनी राय को रखता है कि इजराइल और फिलिस्तीन दो स्वतंत्र देश हैं और दोनों स्वतंत्र देश को मान्यता मिलनी चाहिए, क्योंकि इजराइल को मान्यता मिल चुकी है और फिलिस्तीन को मान्यता मिलनी चाहिए और दोनों साथ मिलकर रहेंगे। और हमास इस थ्योरी को नकारता है। हमास कहता है कि हमें पूरा ही इजराइल वाला क्षेत्र चाहिए। तो इस आर्टिकल में क्या कहा गया है कि इजरायली सुरक्षा बल और गाजा पट्टी में जरे जमाए हुए फिलिस्तीन आतंकी संगठन कौन, हमास के बीच संघर्ष जारी है और यह टकराव जल्दी खत्म नहीं होगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट कर दिया है कि हमास के आतंकी ठिकानों और उसके कमांडरों पर चरणबद्ध हमले जारी रखेंगे। उनका उद्देश्य हमास को इतना पस्त करना है ताकि वह वैसे हमला फिर से न कर सके जैसे इन दिनों कर रहा है। तो इजराइल के प्रधानमंत्री क्या चाहते हैं कि नस्ते नाबूद, मतलब इजराइल को फिलिस्तीन को पूरी तरह क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। तो उसका तर्क वही है कि इजराइल को अपनी संप्रभुता की रक्षा करने का अधिकार है और 25 देशों को इजराइल का खुला समर्थन है और वह मानते हैं कि इजराइल एक वैध और संप्रभु राष्ट्र है और वही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को वो क्या मानते हैं, आतंकी संगठन किसको, हमास को। तो इजराइल का लक्ष्य वही है कि गाजा में अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द पूरा कर सके, क्योंकि अगर यह संघर्ष बढ़ा, आम नागरिकों की मृत्यु हुई तो हम इजराइल पर कई सारे दबाव बढ़ने चालू हो जाएंगे। तो इस स्थिति में भारत को क्या करना चाहिए, तो भारत हमेशा से यह कहता है कि हमास के द्वारा किए गए हमले क्या है, गलत हैं, क्योंकि भारत भी हमास को कहीं ना कहीं आतंकी संगठन मांगता है और भारत भी आतंकवाद से पीड़ित है। तो ये आतंकवादी संगठन राष्ट्र की संप्रभुता को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। वह फिलिस्तीन का क्या करता है, समर्थन करता है कि फिलिस्तीन के लोगों को जीवन के अधिकार को मिलना चाहिए, यह मानवाधिकार का मुद्दा है और मानव के बचाने से दूसरा हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। और वह इजराइल से भी भारत के संबंध बहुत मजबूत हो रहे हैं। यह सैन्य संबंध भी हैं, तकनीकी संबंध भी हैं, रक्षा संबंध भी हैं और रणनीतिक संबंध भी है। और भारत को कई क्षेत्रों में अगर आज नवाचार चाहिए, शोध चाहिए, तो इजराइल का हमें हाथ पकड़े रहना होगा। और भारत को अरब राष्ट्रों जैसे अरब देशों के साथ भी संबंध बेहतर रखने होंगे, क्योंकि हाल ही में इजराइल और अरब देशों में अभी एक समझौता हुआ था, अब्राहम समझौता, इजराइल और यूएई के बीच में। तो दोनों देश अपने यहां क्या करेंगे, राजनयिक दूतावास खोलेंगे और संबंध को प्रगाढ़ करेंगे। सऊदी अरब भी इसका प्रत्यक्ष रूप से क्या कर रहा था, समर्थन कर रहा था। ईरान नहीं, क्योंकि ईरान अलग गुट है, तो उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो इजराइल और अरब देश के बीच जो विवाद था, ये क्या कर रहे थे, शिथिल पड़ रहे थे और फिर से वार्ता चालू हो रही थी। लेकिन इस घटना के बाद सारे संतुलन फिर से क्या होंगे, बिगड़ेंगे। तो सीधी सी बात है, भारत चाहेगा क्या कि शांति और स्थिरता हो, बातचीत हो और समस्या का समाधान निकाला जाए, क्योंकि टकराव से समस्या का समाधान नहीं मिल सकता। और साथ ही हमें वैश्विक आतंकी संगठन, वैश्विक लोकतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के योगदान को बढ़ाना चाहिए और साझा प्रयास करके इस समस्या से आगे निकलना चाहिए। यह आर्टिकल स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है कि अफसरशाही के शिकंजे से मुक्त हो स्वास्थ्य तंत्र। तो आपको पता है कि कोरोना काल में पोल खुल के सामने आ गई कि भारत के स्वास्थ्य ढांचे की स्थिति क्या है। लोगों को ना ऑक्सीजन मिला, ना बेड मिला, ना आवश्यक दवाई मिली, कालाबाजारी उच्च स्तर पर दिखाई दी। शहर की स्थिति पर इतना दबाव पहले कभी नहीं देखने को मिला। तो आप सोचिए गांव की स्थिति क्या होगी, जहां पर 70% भारत की क्या करती है, आबादी रहती है। तो आज भारत के स्वास्थ्य तंत्र पर जो जड़ता, दुर्हता और सुस्ती छा गई है, तो फिर से सोचने वाला मुद्दा है कि हमें जन सुरक्षा चाहिए, नागरिकों की सुरक्षा चाहिए। और नागरिकों की सुरक्षा चाहिए तो नागरिकों को हमें स्वास्थ्य सुरक्षा देनी होगी, स्वास्थ्य उपलब्धता करनी होगी। वही मानव को मानसिक और शारीरिक रूप से क्या करता है, सशक्त बनाता है। तो आज मुद्दा है कि भारत के लोगों को कैसे हम स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध करा सके। तो इस आर्टिकल में कुछ समस्याओं पर चर्चा की गई है और कुछ समाधान बताए गए हैं। तो बेहतर स्वास्थ्य नहीं चाहिए, बताइए आपको, बिल्कुल चाहिए। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, राज्य जिम्मेदार है। इसके लिए निजी अस्पताल जिम्मेदार हैं और इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। तभी आप अपने जीवन को बेहतर रूप से क्या कर सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। और कई प्रकार का स्वास्थ्य होता है, आपको पता है कि जैसे आपका मेंटल स्वास्थ्य भी होता है, एक मानसिक स्वास्थ्य होता है कि आप कैसा सोचते हैं। अगर आपके सोचने में कूड़ा कबाड़ आ जाए, आपके सोचने में गुस्सा, तनाव, हिंसा आ जाए, चिड़चिड़ापन आ जाए, तो यह मानसिक
स्वास्थ्य मुद्दा है। शारीरिक स्वास्थ्य है कि शरीर के अंगों में कुछ बीमारियां हो जाए, तो कई बार देखा गया कि कोरोना ने शारीरिक स्वास्थ्य से ज्यादा मानसिक स्वास्थ्य को क्या क्या प्रभावित किया, तो लोग मानसिक रूप से क्या हो गए, प्रभावित हो गए, और यह डिप्रेशन और तनाव की ओर ले जाता है। हमें संज्ञानात्मक स्वास्थ्य भी चाहिए कि हम कितने आध्यात्मिक और चीजों से जुड़े हुए हैं, कि हमारे अंदर कोई नकारात्मकता तो नहीं हावी है, तो हमें संज्ञानात्मक स्वास्थ्य भी चाहिए। और आज के दिन में संक्रामक और गैर संक्रामक बीमारियों से कई सारी बीमारियां क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है, तो इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए कि कैसे हम इस चीजों से निकले, क्योंकि जैसे ही पर्यावरण को हमने प्रदूषित किया, पर्यावरण को हमने नष्ट किया, ये बीमारियां मानव समाज में तेजी से घुसना चालू हो गई, और ये सब मिलकर के मानव की स्वास्थ्य स्थिति को क्या करते हैं, गंभीर चुनौती करते हैं। और अगर स्वास्थ्य बिगड़ती है तो मानव का शरीर बिगड़ता है, और शिक्षा अगर बिगड़ती है तो मानव का मस्तिष्क बिगड़ता है, और शरीर बिगड़ गया और मस्तिष्क बिगड़ गया तो बिगड़ा मानव ही उत्पन्न होता है, और मानव समाज में वह अपना योगदान नहीं निभा पाता है। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में समस्या क्या है कि पहली समस्या असंतुलन की। आपको पता है कि इस असंतुलन ये शहर और गांव की तुलना में है। शहरों में स्वास्थ्य सुविधाएं ज्यादा उपलब्ध हैं, गांव में नहीं है। उत्तर वर्सेस दक्षिण का असंतुलन है। दक्षिण में स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी है और उत्तर में स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं है। भारत के स्वास्थ्य तंत्र पर अफसरशाही का भी क्या है, जरता है, और डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगता है। देखा गया कि भारत में ऑक्सीजन प्लांट को स्थापित करने में महीने लग जाते हैं, और वही निजी संस्थाएं काम क्या करती है, कुछ ही समय में कर देती है। भारत में नेशनल स्वास्थ्य सर्वेक्षण भी कहता है कि हमारे हेल्थ सिस्टम में कई सारे चिकित्सकीय और पैरा मेडिकल स्टाफ की क्या है, कमी है, और वह मात्रा 78% है। भारत में एक स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी कि स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है, जबकि स्वास्थ्य को संवर्ती सूची का भाग बनाया जाना चाहिए और केंद्र राज्य दोनों मिलकर काम कर सके। आपको यह भी पता है कि भारत में प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति को आप देखिए कि केवल 30% ही डॉक्टर वहां पर सेवारत हैं। निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य सेक्टर भी बहुत बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, और इनके अंदर भी लाभ मुनाफा प्रवृत्ति आ गई है, जनहित इस पर हावी नहीं है। और यह दिखता है कि भारत में 60% से ज्यादा डिलीवरी क्या हो रही है, सीजरियन हो रही है, और इसके लिए मेडिकल शिक्षा भी दोषी है, उसका दोषपूर्ण ढांचा भी दोषी है। तो ये सारे मिलकर के मेडिकल साम्राज्यवाद की स्थापना करते हैं और भारत के स्वास्थ्य तंत्र को कमजोर करने में महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। इन सब का समाधान यही है कि हमें वन नेशन और वन हेल्थ सिस्टम पे काम करना होगा। एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था उपलब्ध करानी होगी, और सारे देश पर स्वास्थ्य का एक ही मॉडल लागू होना चाहिए, और यह मॉडल लागू होना चाहिए गांव के स्तर पे, जिला के स्तर पे, महत्वपूर्ण शहर के स्तर पे, और अखिल भारत के स्तर पे। और गांव के स्तर पे हमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को बहुत मजबूत करना होगा, और जिला स्तर पे आपको जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज बनाना होगा, ताकि पीजी करने वाले लोग वहां रुके, क्योंकि पीजी करने वाले लोग जिला से बाहर कहां, शहर में चले जाते हैं, और शहर में ही अपनी स्वास्थ्य सुविधाएं देना चालू कर देते हैं। तो जिला स्तर पे जितने भी मेडिकल कॉलेज है वहां पर पीजी व्यवस्था लागू करनी होगी। हमें स्वास्थ्य को संवर्ती सूची में क्या करना होगा, डालना होगा। स्वास्थ्य में नवाचार को प्रोत्साहन देना होगा, ताकि लोगों को पता चल सके कि उन लोगों के बारे में पता चल सके कि उनके जीवन में क्या क्या समस्याएं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, और उसका समाधान कैसे निकाला जाएगा। और इसके साथ साथ हमें लोगों का एक स्वास्थ्य डाटा भी बनाना होगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के तहत, ताकि हम यह आंकड़े के आधार पर यह आकलन कर सके कि किस तरह की बीमारियां फैल रही है, कितने लोगों की आवश्यकता है, डॉक्टर्स की आवश्यकता है, समस्या का प्रतिरूप क्या है, और लोगों की मांग क्या है, और लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं हमको उपलब्ध करानी होगी। और ऐसा कहा गया कि जो एम्स है, जितने भी एम्स बन रहे हैं, सारे एम्स को रिसर्च सेंटर बना दिया जाए, ताकि और दिल्ली में जो एम्स है उसके साथ जोड़ दिया जाए, और सब सहयोगी स्तर पे काम करे, और भारत में शोध की प्रवृत्ति को क्या किया, बढ़ावा दिया जाए। साथ साथ हमें 10 लाख एलाइड सर्विसेज की आवश्यकता है, चाहे वो कंपाउंडर हो, ड्रेसर हो, लैब टेक्नीशियन हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, इन्हें हमें मजबूत करना है। हमें आशा और आंगनबाड़ी को भी मजबूत करना है, तभी भारत को हम बेहतर स्वास्थ्य दे सकते हैं। अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो समझिए कि कुछ भी अच्छा नहीं है। थैंक यू फॉर द डे।